60 ವರ್ಷ ಆಡಳಿತ ನಡೆಸಿದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಕಿತ್ತೊಗೆದು ಬಿಜೆಪಿಗೆ 60 ತಿಂಗಳ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ. 60 ವರ್ಷ ಆಡಳಿತ ನಡೆಸಿದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರದ ದುರಾಡಳಿತ ವಿರೋಧಿಸಿ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಕೇವಲ 60 ತಿಂಗಳ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಿ ಇಡೀ ದೇಶವನ್ನೇ ಚಿತ್ರಣ ಬದಲಿಸುವುದಾಗಿ ಬಿಜೆಪಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಇಂದು ನಗರದ ಸಿಪಿಎಡ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಗೆಲ್ಲಿಸಿ ಎಂಬ ಬೃಹತ್ ಸಮಾವೇಶವನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿ ಅವರು ಇಂದು ನಗರದ ಸಿಪಿಎಡ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಗೆಲ್ಲಿಸಿ ಎಂಬ ಬೃಹತ್ ಸಮಾವೇಶವನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು ಸುರೇಶ್ ಅಂಗಡಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸಿ ಮತದಾರರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸಿದರು. ನಂತರ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವಿರುದ್ಧ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರು. ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಿರಿಯರೇ, ತಾಯಂದಿರೇ, ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರೇ, ಅಕ್ಕ ತಂಗಿಯರೇ, ಕಳೆದ 2 ಬಾರಿ ನನಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಮಾಡಿ ತಮ್ಮ ಸೇವೆ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. 10 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಾವಿಯ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಬೆಳಗಾವಿಯನ್ನ ಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಗುಜರಾತದ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಲು ತಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಬಯಸಿ 3ನೇ ಸಾರಿಗೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಬೆಳಗಾವಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಬೇಕಂತೇಳಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಮ್ರವಾಗಿ ಬೇಡಿಕೊಂಡು, ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನ ಜನತೆಗೆ ಉಗಾದಿ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು. लोकतंत्र में चुनाव एक लोक शिक्षा का भी पर्व होता है. राजनीतिक दलों का दायित्व बनता है और विशेष करके जो सत्ता में बैठे हैं उनकी जिम्मेवारी बनती है कि वो जनता को जवाब दें. 5 साल में उन्होंने वादे क्या किए थे और काम क्या किया, इसका जवाब देना चाहिए. लेकिन ये जवाब नहीं दे रहे, आरोप कर रहे हैं. अभी शहजादे जी ने नाना मैप तैयार करने में 60 साल लगे. अगर मैप बनाने में 60 साल लगे तो जमीन पर उतारने में तो 600 साल लगेंगे भाइयों. क्या आप 600 साल के लिए इंतजार करने को तैयार हो? कोई मुझे बताइए भाइयों, आज जब ग्लोबल इकोनॉमी का जमाना है, विश्व व्यापार किसी भी राष्ट्र के लिए महत्वपूर्ण अंग बन गया है. विश्व व्यापार करने के लिए सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर होता है पोर्ट सेक्टर, बंदर. अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने स्वर्णिम चतुष्क की रचना की. इस बात को हमें मानना होगा. इतिहास में हम इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में देश में रोड नेटवर्क खड़ा करने में शेरशाह सूरी का लोहा मानते हैं. शेरशाह सूरी ने ग्रांड ट्रक रोड की कल्पना की थी और बनाया था. उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी जिसने स्वर्णिम चतुष्क का सपना देख करके इंफ्रास्ट्रक्चर का एक अद्भुत काम पेश हो. क्या यही काम है क्या? आप जवाब दीजिए देश को. अभी भारत सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक एफिडेविट की है. भारत सरकार की एफिडेविट है, मैडम सोनिया जी की सरकार की एफिडेविट है. और उसमें उन्होंने कहा है कि अटल जी की सरकार के समय जितने रास्ते बने, हिंदुस्तान आजाद होने के बाद जितने रास्ते बने थे उसमें आधे रास्ते अकेले अटल जी के कालखंड में बने थे और बाद में यूपी आने के बाद सब उल्टा पुल्टा हो गया. आपके दादा दादी पिता माता ने जैसी जिंदगी गुजारी, मेरे नौजवान मित्र बताइए, क्या आप ऐसी जिंदगी जीना चाहते हो? आप ऐसी जिंदगी गुजारना चाहते हो?
आप मुश्किलों में जीना चाहते हो, आप मजबूरी में जीना चाहते हो, क्या आप अपने बच्चों को भी ऐसा ही देश दे करके जाना चाहते हो? आपके भविष्य का यही काम करना चाहते हो? अगर नहीं चाहते हो तो ये बर्बादी लाने वालों को सजा करने का वक्त आया है। ऐसे नहीं, जोर से बोलो। आप मानते हैं कि विदेशी बैंकों में हिंदुस्तान का काला धन है? आप मानते हैं कि देश के कुछ चोर लुटेरों ने विदेशी बैंकों में हमारा पैसा जमा किया है? आप मानते हैं कि वो रुपये वापस आने चाहिए? दुनिया के किसी भी देश में हिंदुस्तान का पैसा रखा गया है, पाई पाई वापस लानी चाहिए कि नहीं लानी चाहिए? काला धन वापस लाना चाहिए कि नहीं लाना चाहिए? जो कानूनी व्यवस्था करनी पड़ेगी कानूनी व्यवस्था करेंगे, एक्सपर्ट की जरूरत पड़ेगी एक्सपर्ट लगाएंगे, दुनिया के किसी देश से संधि करनी पड़ेगी तो संधि करेंगे, लेकिन काला धन भारत में वापस आएगा। और ये पैसे गरीबों के काम आएंगे भाइयों, मैं वादा करता हूं वो पैसे गरीबों के काम आएंगे। इतना ही नहीं, जो सैलरी क्लास है, जो ईमानदारी से टैक्स भरता है, क्योंकि सैलरी क्लास है बेचारा जाएगा कहां? ठीक है, उसका तो इनकम टैक्स कटता ही कटता है। जिसने ईमानदारी से टैक्स भरा है, ऐसे सैलरी क्लास वालों को ये जो काला धन में वापस लाऊंगा ना, कुछ परसेंटेज उनको पुरस्कार के रूप में मैं वापस दे दूंगा। मैं कहता हूं बेरोजगारी रोको, वो कहते हैं मोदी रोको। मैं कहता हूं किसानों की आत्महत्या रोको, वो कहते हैं मोदी रोको। भाइयों बहनों, उनका एक ही एजेंडा है, मोदी रोको। मेरा एक ही एजेंडा है, देश को आगे बढ़ाओ। निर्णय आपको करना है मेरे भाइयों बहनों। भारतीय जनता पार्टी पूरे कर्नाटक के लोगों को आज बेलगांव की धरती से मैं आग्रह करता हूं, अनुरोध करता हूं, और सेवक के नाते जीना चाहता हूं। सेवक के नाते आपकी दी हुई जिम्मेदारी को निभाना चाहता हूं। मुझे विश्वास है मेरे कर्नाटक के भाइयों बहनों, मुझे विश्वास है मेरे बेलगांव के भाइयों बहनों, आप कर्नाटक से सारे के सारे कमल भारतीय जनता पार्टी की झोली में डालेंगे। हम आपको एक मजबूत सरकार देंगे, हम एक आपको मजबूत सरकार देंगे। हम प्रगति की नई ऊंचाई पर देश को ले जाएंगे। मी म्हटलं कन्नड काय, मराठी काय, हिंदी काय, हे बेळगाव त्रिवेणी संगम असलेलं तीर्थक्षेत्र आहे। इथं सगळं चालतं। मराठी, कन्नड, हिंदी तिन्ही भाषा जिथं प्रेमानं बोलल्या जातात, तिन्ही समाजाचे लोक जिथं एकत्र राहतात, तीच नगरी, तीच जिल्हा बेळगाव शहर। आज आहे पाडवा, काँग्रेसवाल्याला रडवा, हे काम करत असताना जर कोणाला अडवा त्याला हवेत उडवा। आणि नरेंद्र मोदीच्या नेतृत्वाखाली भारताला सुंदर घडवा, या भारताला सुंदर घडवा। और मैं एक क्यों बात बता रहा हूं आपको, सबको बता दूं। मैंने किताब में पढ़ा, चीनी में खाना छोड़ दो, प्याज खाना छोड़ दो। शरद पवार जी कहते हैं टमाटर खाना छोड़ दो। चिदंबरम कहते हैं सोना खरीदना छोड़ दो। मनमोहन सिंह जी कहते हैं मौनी बाबा कहना छोड़ दो। राहुल बाबा कहते हैं मुझे अकेला छोड़ दो। वीराप्पा मोइली कहते हैं पेट्रोल भरवाना छोड़ दो। और सोनिया जी कहती है कांग्रेस को गाली देना छोड़ दो। लेकिन यहां बैठी हुई जनता कह रही है कांग्रेस वालों तुम भारत छोड़ दो। यहाँ के विधायक है हमारे मित्र फिरोज सेठ जी, कह रहे थे कि सुरेश अंगड़ी जी का सीमेंट का दुकान है, उनको दुकान में बैठने दो। मैंने कहा हमारे मित्र विधायक फिरोज सेठ सर जी, हाँ सुरेश अंगड़ी जी की सीमेंट की दुकान है जिससे अमीरों को और गरीबों की भी बनती मकान है, लेकिन आप अपनी कांग्रेस पार्टी की सोचो
जिससे हिंदुस्तान परेशान है, उसके बारे में सोचिए, क्योंकि अंगडी सर क्या कर रहे हैं, वो क्या करना चाहते हैं. आणि तुम्हा सगळ्यांना मला इतकंच सांगायचं आहे, सुरेश अंगडीनं बघू नका, संजय पाटीलला बघू नका, कत्ती सौदीनं बघू नका, कुठल्याही नेत्याला बघू नका. आता ही लढाई ना काँग्रेसची आहे, ना बीजेपीची आहे, ना जनता दलची आहे, ना सपाची आहे. ही लढाई भारतीयांची आहे. ती आमची उज्ज्वला बडवानाचे लक्ष्मी हेब्बाळकर काँग्रेसच्या उमेदवार आहेत. मी काय बोलायला जाणार नाही, कारण त्या महिला आहेत आणि आम्ही चुकून काय तर बोललो तर त्याचा अर्थ वेगळा निघायला नको. त्यामुळं त्यांच्याबद्दल न बोलता एवढंच सांगतो, आम्ही सगळे भारत भूमीवर देशावरती प्रेम करणारी माणसं आहोत. आमच्या डोक्यावरती भगवा फेटा आहे, आमच्या हातात भगवा झेंडा आहे, कपाळावर भगवा टिळा आहे. जर भगवा जिवंत राहायचा असेल तर नरेंद्र मोदी पंतप्रधान व्हायला पाहिजे, हे लक्षात